आपकी ज़िंदगी का दुश्मन कौन है? आपका बॉस, आपका प्रतियोगी या फिर आपकी किस्मत? आप सोचते होंगे ये सब चीज़ों में से ही कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे अंदर ही रहता है, जिसे हम जानते ही नहीं। वो आपके दिमाग में बैठा है और हर पल आपकी ही आवाज़ में आपसे बातें करता है। वो आपको बताता है कि आप सबसे बेस्ट हैं और बाकी सब गलत। आप ही हर बार सही हैं और बाकी सब गलत। और वो आपकी तारीफ़ का भूखा और आलोचना का दुश्मन बनाता है। उसका नाम है ईगो, अहंकार। वो आपकी सफलता और आपकी खुशी का सबसे बड़ा हत्यारा है। ये एक ऐसा वायरस है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। स्टीवन सिल्वेस्टर, जो कि दुनिया के टॉप एथलीट और बिजनेस लीडर्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने इस अदृश्य दुश्मन को पहचानने, लड़ने और हराने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बताया है, जिसमें उन्होंने 7 स्टेप में इन सभी चीज़ों को तैयार किया है। तो ये किताब आपके दिमाग के उन सभी पुर्जों को चालू कर देगी और उस ईगो को बता देगी कि अब आप समझदार हो चुके हैं और ईगो अब बहुत ज़्यादा आपको मौके गंवाने का चांस नहीं देगा। यह किताब आपके दिमाग में एक एंटीवायरस की तरह काम करेगी। आपको सिखाएगी कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराना है और उसे कैसे अपना गुलाम बनाया जाए। ये आपके कमांड को कचरे में फेंक कर आपकी असली ताकत को जगाने का एक मैनुअल है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। चैप्टर 1, ईगो आपका अदृश्य दुश्मन। हम सभी लोग सोचते हैं ईगो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ईगो क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि ईगो मतलब घमंड या एरोगेंस, पर ऑथर कहते हैं कि यह सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। ईगो सिर्फ वो विश्वास नहीं कि मैं बेस्ट हूँ। ईगो डर है कि कहीं मैं बेस्ट नहीं हुआ तो ये एक असुरक्षा का नकाब है, एक ऐसा मुखौटा जिसे हम दुनिया को ये दिखाने के लिए पहनते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंट और परफेक्ट हैं, जबकि अंदर से हम डरे और सहमे हुए होते हैं। ईगो का फ्यूल क्या है? तो ईगो का फ्यूल है तारीफ़, और उसका सबसे बड़ा डर जो है आलोचना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, जब वो फॉर्म में था उसकी ईगो आसमान पर थी, पर जैसे ही उसका परफॉर्मेंस गिरने लगा तो वही ईगो उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। लोग क्या कहेंगे, मेरी लेगेसी बर्बाद हो रही है। उसकी लड़ाई अब गेम से नहीं, खुद की इमेज से हो गई थी। ईगो आपको सफलता के शिखर पर तो ले जा सकता है, पर वो आपको वहाँ टिकने नहीं देता। ईगो आपके और दुनिया की हकीकत के बीच में एक शीशा है। ये आपकी दुनिया वैसी नहीं दिखने देता जैसी वो है, ये आपको दुनिया वैसी दिखाता है जैसी आप चाहते हैं। ये आपको फीडबैक सुनने से रोकता है और सीखने से भी रोकता है और ग्रो करने से रोकता है। यह आपकी असली तरक्की का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हमें ईगो को जल्द से जल्द समझना होगा। चैप्टर 2, सफलता का जहर। पैराडॉक्स ये है कि ईगो अक्सर सफलता के साथ ही पैदा होता है और बड़ा होता है। तो जब आप सफल होते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको स्पेशल महसूस कराया जाता है और धीरे धीरे आप खुद ही अपनी हाइप पर यकीन करने लगते हैं। आप कॉन्फिडेंट से एरोगेंट बन जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता। सफलता ईगो के लिए पेट्रोल की तरह है। आप जितना सफल होते हैं, आपकी ईगो उतनी ही बड़ी होती जाती है, और जितनी बड़ी ईगो होगी आपका पतन भी उतना ही करीब है। इतिहास ऐसे राजाओं, सीईओ और सेलिब्रिटीज़ की कहानियों से भरा है जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने ईगो की वजह से ख़त्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए समझिए, नोकिया एक समय में मोबाइल फ़ोन की दुनिया का बादशाह था। वो इतने सफल थे कि उन्हें लगा कोई क्या ही हरा सकता है। लेकिन जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तो नोकिया ने एग्जीक्यूटिव्स ने मजाक उड़ाया, बिना कीबोर्ड वाला फ़ोन है, कौन ख़रीदेगा। उनकी ईगो ने बाजार के बदलते सच को देखने नहीं दे रही थी और कुछ ही सालों में नोकिया का साम्राज्य खत्म हो गया। ऑथर कहते हैं कि जब आप सफल हो तब आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और उस समय आपका ईगो आपकी फुसफुसाएगी, तुम जीनियस हो, तुम्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, तुम सब कुछ जानते हो और तुम गलत नहीं हो सकते। जिस पल आपने अपने ईगो की बात मान ली, उसी पल आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, डिटॉक्स का पहला कदम, जागरूकता। किसी भी दुश्मन को हराने का पहला कदम क्या है? ये मानना कि दुश्मन मौजूद है। अपनी ईगो को तब तक डिटॉक्स नहीं कर सकते जब तक आप ये ना पहचान लें कि आपकी ईगो कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। इसके लिए चाहिए क्रूर ईमानदार, ब्रुचल हस्ती। आपके ईगो को डिटेक्टिव बनना होगा। अपने ही विचारों, शब्दों और खामों की जासूसी करनी होगी। आपको उन मोमेंट्स को पकड़ना होगा जब आपकी ईगो ड्राइव
की सीट पर आ जाती है और आप साइड सीट पर। एक एग्जांपल समझिए, आप एक मीटिंग में हैं, किसी जूनियर ने एक आइडिया दिया जो आपके आइडिया से बेहतर है। आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? आप खुश होते हैं कि टीम को एक अच्छा आइडिया मिल गया, या आपको अंदर ही अंदर एक जलन महसूस होती है, एक चुभन कि मेरा आइडिया क्यों नहीं चुना गया? वो चुभन आपके ईगो की आवाज़ है। ऑथर हमें एक ईगो जनरल बनाने की सलाह देते हैं। हर रोज़ रात को दिन के उन मोमेंट्स को लिखिए जब आपने अपने ईगो को काम करते हुए देखा, जब आप डिफेंसिव हुए, जब आपने किसी को जज किया, जब आपने सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की। इस जर्नल को लिखना आईने में अपनी असली बिना नकाब वाली शक्ल देखने जैसा है। ये मुश्किल है पर डिटॉक्स के लिए ज़रूरी है। चैप्टर 4, अपने अंदर के बच्चे से मिलिए। हमारी ईगो की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अक्सर हमारे बचपन में ईगो हमारे अंदर उस घायल बच्चे की तरह रक्षा करने का एक तरीका है। वो बच्चा जो कभी न कभी अस्वीकृत, रिजेक्टेड, अपमानित महसूस करता था, कभी अच्छा नहीं महसूस कर चुका है। यह घायल बच्चा आज भी आपके अंदर ज़िंदा है और वो दोबारा हर्ट होने से बहुत डरता है। इसलिए वो ईगो को एक कवच बना लेता है, एक टफ गाय का मुखौटा जो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एग्जाम्पल, एक CEO जो अपनी टीम पर बहुत चिल्लाता है और किसी की नहीं सुनता। बाहर से बहुत ताकतवर लगता है पर वो शायद अंदर वो छोटा बच्चा अभी भी उसके अंदर है जिसे उसके पिता ने हमेशा नालायक कहा। आज वो दूसरों को कंट्रोल करके उन्हें नीचा दिखाकर उस नालायक होने के डर को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ईगो उसके दर्द का आर्मर है। ईगो को डिटॉक्स करने का मतलब उस कवच को तोड़ना है और अपने अंदर के उस बच्चे से मिलना, उसे वो प्यार और एक्सेप्टेंस देना जो उसे बचपन में कभी नहीं मिला। जब अंदर का बच्चा हील होता है तो बाहर के कवच ईगो की ज़रूरत अपने आप ख़त्म हो जाती है। चैप्टर 5, ह्यूमिलिटी, असली ताकत। ईगो का उल्टा कमजोरी या सेल्फ डाउट नहीं है, ईगो का उल्टा है नम्रता। और नम्रता आज की दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली ताकत है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये सोचना नहीं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या फिर मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि ये सोचना है कि मैं सब कुछ नहीं हूँ। इसका मतलब है ये मानना कि आपसे ज़्यादा जानने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। इसका मतलब है कि आप गलत भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सीखने की इच्छा रखते हैं। एग्जाम्पल, एक महान वैज्ञानिक को सोचिए। वो जितना ज़्यादा जानता है उसे उतना ही एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है। यूनिवर्स के रहस्यों के सामने उसकी अपनी नॉलेज एक बूंद जैसी लगती है। यह एहसास उसे एरोगेंट नहीं बनाता, हम्बल बनाता है। असली ज्ञान हमेशा नम्रता लाता है। ह्यूमिलिटी आपको फीडबैक के लिए खोल देती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सारे जवाब नहीं हैं तो आप दूसरों को सुनना शुरू कर देते हैं। ह्यूमिलिटी आपको टीम प्लेयर बनाती है। आप में से ज़्यादा हम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ईगो कहती है सबको दिखाओ कि तुम कितने स्मार्ट हो, लेकिन इसके विपरीत ह्यूमिलिटी कहती है कि सबको सुनो ताकि तुम और स्मार्ट बन सको। एक ताकत आवाज़ करती है, दूसरी खामोशी से काम करती है। चुनाव आपका है। चैप्टर 6, सीखने वाले बनो, जानने वाले नहीं। ईगो की एक बहुत बड़ी पहचान है, उसे लगता है कि वो सब कुछ पहले से ही जानता है और वो एक एक्सपर्ट है। और जब आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो आपने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब एक भरे हुए कप की तरह बन जाते हैं जिसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। ईगो डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ईगोइस्टिक से होकर लर्नर, सीखने वाला बनना, एक स्टूडेंट माइंड सेट को अपनाना, ये मानना कि आप हमेशा बिगिनर हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। एग्जाम्पल, एक सफल 50 साल के CEO ने एक 22 साल के यंग इंटर्न से सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सीखना शुरू किया। उस CEO की ईगो कह सकती थी कि मैं इस बच्चे से क्या सीखूंगा, इसकी तो उम्र भी नहीं है जितना ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है। पर उसके लर्नर माइंडसेट ने कहा ये एक नया फील्ड है और ये लड़का तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और तुमसे ज़्यादा जानता है, तो ये तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है। ये ह्यूमिलिटी उसे एक और कंपनी को रिलेवेंट बनाए रखेगी। खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो आपके आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं। कंफर्टेबल होना ग्रोथ का दुश्मन है। ऑथर सलाह देते हैं कि हर हफ्ते कुछ ऐसा सीखिए जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। एक नई लैंग्वेज, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक नई स्किल। यह आपको बार बार हम्बल बिगिनर होने का एहसास कराएगा। यह आपकी ईगो को हमेशा चेक में रखेगा। चैप्टर 7, अपनी कहानी बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो। ईगो एक बेहद अच्छी स्टोरी टेलर है। ये हमें हमारे बारे में एक कहानी सुनाता है। अक्सर ये कहानी में एक हीरो या विक्टिम की तरह दिखती है। मैं सब कुछ अकेले किया,
हीरो स्टोरी। जब सब लोग मेरे खिलाफ हैं तो विक्टिम स्टोरी। और हम इस कहानी पर इतना यकीन करने लगते हैं कि ये हमारी पहचान बन जाती है। हम उस कहानी को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगते हैं। ईगो डिटॉक्स करने का मतलब है पुरानी सेल्फ लिमिटिंग कहानी को पहचानना और उसे दोबारा से लिखना। एग्जाम्पल, एक एथलीट जो एक बड़ी इंजरी के बाद कभी दोबारा टॉप लेवल पर नहीं खेल पाया, उसका ईगो ने एक विक्टिम स्टोरी बना ली। उस इंजरी ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक पल में फंसा रहा। फिर उसने एक मेंटर की मदद से अपनी कहानी को दोबारा लिखा। उस इंजरी ने मुझे मेरे शरीर की सीमाओं के बारे में सिखाया और मुझे एक कोच बनने का मौका दिया ताकि मैं दूसरों को वो गलतियाँ होने से बचा सकूं। अब वो विक्टिम नहीं, एक सर्वाइवर और एक टीचर था। आपकी कहानी पत्थर पर नहीं लिखी है, यह रेत पर लिखी है। जब आप चाहे उसे मिटाकर एक नई और अच्छी कहानी भी लिख सकते हैं। खुद से पूछिए, मैं खुद को कौन सी कहानी सुना रहा हूँ? क्या यह कहानी मुझे ताकत दे रही है या फिर मुझे कमज़ोर कर रही है? अपनी कहानी के ऑथर खुद बनिए, सिर्फ कैरेक्टर नहीं। चैप्टर 8, तुलना का जहर। ईगो का सबसे पसंदीदा भोजन है तुलना, कंपैरिजन। ये हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करती है। उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे फॉलोअर्स उससे कम क्यों हैं। सोशल मीडिया ने ईगो को इस भूख के जानवर को 24 घंटे 7 दिन खाने का एक ऑफ़र दे दिया है। हम अपनी सामान्य ज़िंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील, उनकी स्टोरीज़ देखकर करते हैं और हमेशा खुद को कम पाते हैं। ये खुशी का सबसे तेज़ हत्यारा है। एक एग्जाम्पल समझिए, एक लड़की जो अपनी वेकेशन की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से पहले 1 घंटे तक एडिट करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी उसके फ्रेंड्स की ज़िंदगी से बेहतर दिखे। जब वो लोग उसकी चीज़ें देखें तो कहें कि ये हमसे ऊंचे ओहदे पर है। वो उस पल को एंजॉय नहीं कर रही, वो उस पल का इस्तेमाल ईगो की रेस में आगे निकलने के लिए कर रही है। ईगो डिटॉक्स का मतलब है इस रेस से बाहर निकलना, ये समझना कि आपकी यात्रा आपकी है, आपने उसे एंजॉय किया या नहीं ये सिर्फ आपके लिए है। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपको उन सभी चीज़ों को करके एक अद्भुत सबक मिला? आपने क्या सीखा? ये सब ज़रूरी है। इससे कोई लेना देना नहीं कि आप उसे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर डालें और दूसरों को दिखाएं, क्योंकि आपको खुशी होना है, दूसरों को नहीं। एकमात्र इंसान जिसने अपने आप को कंपेयर करना चाहिए खुद से, वो हैं आप खुद। जो आप कल थे, आप अपने कल से बेहतर हैं या नहीं, इस पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए। जब आप अपना बेस्ट देने में इतने बिजी हो जाएंगे तो आपके पास की लाइफ में झांकने का टाइम ही नहीं बचेगा। चैप्टर 9, आलोचना एक कड़वा तोहफा। ईगो आलोचना से आग की तरह डरती है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो ईगो को लगता है कि उस पर हमला हुआ और वो तुरंत डिफेंसिव मोड में हो जाता है। वो या तो लड़ती है, तुम गलत हो, या भाग जाती है, मुझे तुम्हारी राय की परवाह नहीं। और ऑथर कहते हैं कि आलोचना एक तोहफ़ा है, एक कड़वा बुरी तरह से पैक किया हुआ तोहफ़ा, पर फिर भी एक तोहफ़ा, क्योंकि ये आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट दिखाता है। ये आपको वो सच बताता है जो आपके दोस्त आपको बताने से डरते हैं। एग्जाम्पल, एक शेफ़ ने एक नया रेस्टोरेंट खोला। एक फूड क्रिटिक ने उसके खाने की बहुत बुरी रिव्यू लिखी। शेफ़ के ईगो चाहती थी कि वो उस क्रिटिक को गाली दे और उसे अपने रेस्टोरेंट पर कभी दोबारा न आने दे, पर उसने अपने ईगो को शांत किया और उसके रिव्यू को ध्यान से पढ़ा। उसने पाया कि क्रिटिक की कुछ बातें सच थीं। उसने गलतियां को सुधारा और 6 महीने बाद उसी क्रिटिक ने आकर उसे एक ग्लोइंग रिव्यू दिया। उस आलोचना से उसने बेहतर शेफ बना दिया। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, एक गहरी सांस भरिए और सिर्फ कहिए थैंक यू फॉर फीडबैक। और उस आलोचना से सोने का एक एक कण ढूंढने की कोशिश कीजिए और उन्हें सुधारिए और ख़ुद के परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पर ले जाइए, जिसे आप ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 10, आखिरी सच। ईगो को डिटॉक्स करने का आखिरी और सबसे गहरा सच ये है कि ईगो असली आप हैं ही नहीं। यह सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक चरित्र जिसे आपने अपनी ज़िंदगी के प्ले में प्ले करना सीख लिया है। असली आप ईगो के पीछे बैठे शांत दर्शक और ऑब्जर्वर हैं, वो चेतना जो इस ईगो पर पूरे ड्रामा को देख रही है। आप वो एक्टर नहीं हैं जो स्टेज पर है, आप वो ऑडियंस हैं जो उस एक्टर को देख रही है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन इसी दूरी को बनाने की प्रैक्टिस है। आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों और भावनाओं को देखते हैं। देखो गुस्से का एक विचार आया, देखो डर की एक फीलिंग आई। जिस पल आप उसे देख लेते हैं उसी पल आप उससे अलग हो जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आप वो विचार नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास, अल्टीमेटम आज़ादी है। जब आप अपने ईगो से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं तो वो आप पर अपनी पकड़ खो देती है। वो अब
आपका मालिक नहीं है, सिर्फ एक टूल है और अब आप खुद के मालिक हैं। चैप्टर 11, दिमाग की बकबक को शांत करना। ईगो की आवाज़ कभी चुप नहीं होती है, आपके दिमाग में 24 घंटे सातों दिन चलती है, एक कमेंट्री की तरह जो हर चीज़ को जज करती है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को देखकर आपको कैसा फील होता है, आप सही नहीं हैं, सामने वाला गलत है, ये सब चीज़ों के बारे में। ये मेंटल चैट हमारी सारी मेंटल एनर्जी को चूस लेता है। ईगो को डिटॉक्स करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अंदरूनी बकबक को शांत करना है, सीखना। इसका मतलब विचारों को ज़बरदस्ती रोकना नहीं है, ये नामुमकिन है। इसका मतलब है उन विचारों को सीरियसली लेना बंद कर देना, उन्हें सिर्फ गुजरते हुए बादलों की तरह देखना। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक रेडियो है जो रेडियो ईगो एफएम पर सेट है। उस पर हर समय ड्रामा, क्रिटिसिज्म और दूसरे लोगों की बातों की चर्चाएं होती हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो उस गाने के बोल पर ध्यान दें और दुखी होते रहें, या फिर आप नोटिस करें अच्छा रेडियो पर ये गाना बज रहा है और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों या अपने काम पर ले आएँ। आप गाने को नहीं बदल रहे, आप सिर्फ स्टेशन बदल रहे हैं। तो इसी प्रैक्टिस का नाम फैंसी है। ये अपने विचारों से लड़ना नहीं, उनसे दोस्ती करना है। ये उन्हें कहना कि मैंने तुम्हें सुन लिया पर अभी मैं बिजी हूँ। जब आप अपनी ईगो की कमेंट्री को कोसना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि आपने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया और आपको कोई परवाह नहीं कि ईगो क्या कहता है। उसका वॉल्यूम कम होने लगता है और आपको उस सुर के पीछे छिपी शांति सुनाई देती है। चैप्टर 12, सेवा का भाव। ईगो का पूरा फोकस मैं पर होता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है। ये सेल्फ सेंटर्ड यूनिवर्स में जीता है। इस यूनिवर्स को तोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है सेवा, यानी मैं से फोकस हटाकर हम पर लाना। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, तो आप अपनी ईगो को एक बहुत ही साफ संदेश देते हैं, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, यहाँ और भी लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन ने जो अपनी अचीवमेंट से बहुत एरोगेंट हो गया था, वो खुश नहीं था। उसके मेंटर ने उसे एक अजीब सी सलाह दी, हफ्ते में एक दिन किसी सूप किचन में जाकर बेघर लोगों को खाना खिलाओ। शुरू में उसे ये बहुत अजीब लगा, पर जब उसने उन लोगों की आंखों में कृतज्ञता देखी, जब उसे महसूस किया तो वो किसी की ज़िंदगी में एक छोटा सा फ़र्क ला रहा है, तो उसकी सारी अहंकार ख़त्म हो गई। उसे एक ऐसी खुशी मिली जो कोई बिजनेस डील उसे नहीं दे पा रही थी। उसे वो ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका सारा अकेलापन ख़त्म हो गया हो और उसके शरीर से बहुत सारा बोझ कम हो गया हो। अपने को वर्कर की मदद कर दीजिए, किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा खोलिए, किसी को एक जेन्युइन कम्प्लीमेंट दीजिए। सेवा का हर छोटा एक्ट आपकी ईगो की दीवार में एक छोटा सा छेद करता है और ईगो को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और वहाँ से रोशनी अंदर आती है। चैप्टर 13, शरीर में वापस लौटना। ईगो ज़्यादातर दिमाग में रहती है, ये विचारों, कहानियों और कॉन्सेप्ट की दुनिया में जीती है। ये शरीर को सिर्फ एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल करती है। ईगो से बाहर निकलने का एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट रास्ता है। अपने दिमाग से निकलकर अपने शरीर में वापस लौटना। अपनी सेंसेस के प्रति जागरूक हो जाइए। अभी इस पल में आप क्या सुन रहे हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जब आप अपनी सेंसेस पर फोकस करते हैं तो दिमाग की बकबक अपने आप शांत हो जाती है। आप सोचने से महसूस करने में शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, आपका दिमाग भविष्य की चिंताओं में भाग रहा है। एक पल के लिए रुकिए, अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस कीजिए, कुर्सी पर अपनी पीठ के दबाव को, एक ठंडी हवा और गहरी सांस लीजिए। आप पाएंगे कि आपकी चिंता काफ़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर की कहानी से निकलकर प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं। आप रियलिटी में हैं। एक्सरसाइज, डांस, योगा, नेचर वॉक में ये ईगो डिटॉक्स करने के तरीके हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ईगो के जाल में फंसे हैं, कहीं एकांत में जाइए और शानदार हवा का झोंका महसूस कीजिए। उन ठंडी ठंडी हवाओं को अपनी सांसों द्वारा अपने दिल तक ले जाइए। आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप समझ नहीं सकते कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी वो आपके लिए, जो आपके दिमाग को एकदम क्लीन कर देंगी और इसे आपकी ईगो के जाल से बाहर निकल आएंगे। चैप्टर 14, अपनी जीत का जश्न और हार का भी। ईगो सिर्फ जीत से प्यार करती है और वो हार से नफ़रत करती है। जब आप जीतते हैं तो वो आपको कहती है देखो मैं कितना महान हूँ, लेकिन जब आप हारते हैं तो वो कहती है कि तुम एक लूज़र हो और ये उसकी गलती थी। ये दोनों रिएक्शन अनहेल्थी हैं। ईगो डिटॉक्स का मतलब है जीत और हार दोनों को शालीनता के साथ एक्सेप्ट करना सीखना। जब आप जीतते हैं तो जश्न मनाइए, पर याद रखिए ये जीत सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें आपकी टीम, आपका लक और बहुत से लोगों का हाथ है।
कृतज्ञता जीत के साथ आने वाली एरोगेंस को काट देती है। जब आप हारे तो उसे पर्सनली मत लीजिए। हार का मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हैं, इसका मतलब ये है आपका तरीका या आपकी स्ट्रेटेजी उस दिन काम नहीं कर पाई या वो दिन आपके हक में नहीं था। हार को एक घटना की तरह देखिए, एक पहचान की तरह नहीं।